नमस्कार छात्रों, आज फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिग्निटी कॉमर्स क्लासेस के। मैं राहुल जायसवाल। तो आज मैं फिर से बैंकिंग का चैप्टर लेके आया हूं और बैंकिंग के चैप्टर का पहला पार्ट मैंने बताया था बैंक के कार्य क्या, बैंक के अर्थ क्या है, परिभाषा की उत्पत्ति क्या है, विकास कैसे हुआ और बैंक का कार्य। बैंक के कार्य मैंने डायग्राम बनाया था। आज मैं उसी के आगे हुए समझाते हुए चलता हूँ। ये मेरा डायग्राम है बैंक के कार्य के और आगे मैं बताता हूँ क्या क्या कैसे है, जो हर पॉइंट को मैं समझाते हुए चलता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य में दो कार्य हैं। सबसे पहला जमायत स्वीकार करना और दूसरा ऋण देना। तो जमायत स्वीकार किन किन माध्यमों से बैंक जमायत स्वीकार करती है ये बताया गया है। पहला है सावधि जमा खाता। यह एक सावधि जमा खाता होता क्या है? इसमें एक मुश्त राशि एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित समय की जमा की जाती है और ये उस पर सबसे इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि सावधि जमा खाते में बस ये एक मुश्त राशि एक निश्चित समय के लिए जमा की जाती है। ब्याज की दर सबसे अधिक रहती है। अगर इस निश्चित समय के पहले अगर पैसा निकालते हैं तो कुछ हमें ब्याज के रूप में उतनी राशि नहीं मिलती है। दूसरा है बचत बैंक खाता। ये आम जनता के लिए होता है। ये आम जनता के लिए होता है या अगर बोला जाए तो एम्प्लॉय वर्ग के लिए होता है कि ये इसमें ब्याज की दर प्रायः एक निश्चित होती है और नीची रहती है। इसमें हफ्ते में महीने में 4 बार पैसा निकाल सकते हैं एज ए पर्ची सिस्टम से। एटीएम से नहीं, पर्ची सिस्टम से हम जाएंगे तो बैंक में 4 बार पैसा निकाल सकते हैं, दिन में 1 बार, और चाहे जितनी बार जमा कर सकते हैं। जमा करने के लिए कोई लिमिट नहीं है। चालू खाता अधिकतर व्यवसायियों के लिए होता है या फिर व्यवसायियों के लिए ही होता है। इस चालू खाते पर ब्याज की दर कोई बैंक देता है, कोई बैंक नहीं देता। मतलब ब्याज की कोई व्यवस्था नहीं होती, बल्कि इस पे ब्याज कुछ चार्ज चालू खाता धारक से लिया जाता है। क्योंकि चालू खाते का अगर देखा जाए क्यों खोला जाता है, क्योंकि दिन में चाहे जितना अमाउंट चाहे जितनी बार हम जमा कर सकते हैं और चाहे जितना अमाउंट चाहे जितनी बार हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए इस सुविधा के बदले में बैंक क्या करता है, चार्जेस लेता है, उस पर ब्याज नहीं देता है। और एक बात और, चालू खाता अधिकतर व्यवसायों के लिए होता है। इस पे अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसका मतलब यहाँ पे हम लिखे हैं अधिविकर्ष। इसका मतलब मैं यहाँ बताऊँगा। अधिविकर्ष की सुविधा अगर प्रदान की जाती है, क्वेश्चन में आ जाए कि अधिविकर्ष सुविधा किस खाते पर प्रदान की जाती है या आप किस खाते पर मिलती है, तो चालू खाते पर। आवर्तक जमा खाता क्या होता है, जिसको हम आवर्ती जमा खाता भी बोलते हैं। आवर्तक जमा खाता होता है रिकरिंग, जिसको हम बोलते हैं रिकरिंग। मतलब आप क्या किए, हर दिन अमाउंट कुछ निश्चित रुपया जो होता है उसको हम प्रतिदिन के हिसाब से हम बैंक में जमा करते रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आवर्ती जमा खाता। घरेलू गुल्लक खाता होता है। इस खाते का मतलब होता है बैंक एक गुल्लक आपको देता है जिसकी चाबी बैंक के पास होती है। आप क्या करते हैं, वो गुल्लक अपने घर लाते हैं और गुल्लक में पर डे के हिसाब से आप पैसा रखते रहते हैं, डालते रहते हैं। फिर 1 महीने के बाद या 1 हफ्ते के बाद आप उस गुल्लक को लाते हैं, बैंक में जमा करते हैं। गुल्लक का पैसा जितना होता है बैंक काउंट करके आप अकाउंट में जमा कर देता है। ये तो था जमायत स्वीकार करना। दूसरा है ऋण देना। दूसरे कार्य में ऋण देने में कई सारे हैं। एक है ऋण का मतलब डायरेक्ट आप बैंक से सीधी से लोन ले लीजिए, ठीक। दूसरा है नगद साख। नगद साख का मतलब होता है कि बैंक क्या करता है कि आपके पैसे को नगद साख में क्या होता है कि ऋण तो मैंने बता दिया कि सीधे बैंक से आप ऋण ले सकते हैं। नगद साख का मतलब होता है कि बैंक क्या करता है, आपका एक अकाउंट खोल देता है, अकाउंट में उस पैसे को जमा कर देता है। आप जितना पैसा बैंक से निकालेंगे उस निकाले गए राशि पर ही आपको ब्याज देना होता है। ये तो हो गया। तीसरा हो गया अधिविकर्ष। अधिविकर्ष मैंने बताया ना, चालू खाते से संबंधित होता है। अधिविकर्ष का मतलब होता है कि जिस भी व्यवसायी का चालू खाता होता है उस चालू खाते में जितना पैसा होता है, मान लीजिए किसी व्यवसायी के चालू खाते हैं उसमें 1 लाख रुपए, लेकिन उसको ज़रूरत 1,20,000 की है, तो क्या करेगा कि वो बैंक से एक लेटर लिख के देगा कि हमको 1,20,000 की ज़रूरत है, आप मुझे इशू कर दीजिए, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं। तो जो बैंक 1,20,000 उसको देगा, मतलब 1 लाख उसके बैंक उसके अकाउंट का, 20,000 वो अपने पास से देगा। तो जो 20,000 रुपये दिया है वो होता है अधिविकर्ष। एक ट्रिक इसे को बोलते हैं इंग्लिश में ओवरड्राफ्ट। मतलब एक तरीके से बैंक क्या कर दिया, उस व्यवसायी को लोन दिया है, ठीक है। तो बिलों की कटौती मतलब जब आपसी लेन देन के लिए हम क्या करते हैं, बिल लिखते हैं। तो बिल लिखते हैं तो उसकी कटौती करा देते हैं। 3 महीने का बिल लिखा जाता है, 2 महीने का बिल लिखा जाता है। तो उससे पहले अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो बैंक से उसको कटा लिया जाता है। तो बैंक क्या करती है, उसको चार्जेस देकर काटती है। बैंक चार्ज लेके काटती है। इस बिल को
ड्रावर, ड्रॉवी और पेई होते हैं बिलों की कटौती में, बिल में बिल जो होता है। तो ड्रावर बिल लिखता है, अब ड्रॉवी क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करके वापस कर देता है। तो ड्रॉवी क्या करता है, अगर मान लीजिए 3 महीने का बिल लिखा गया तो उस ड्रॉवी को 3 महीने बाद पेमेंट करना होता है। लेकिन अगर ड्रॉवर को पहले ही अगर पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो ड्रॉवर क्या करता है, इस बिल को क्या करता है, बैंक से भुना लेता है। तो यही होती है बिलों की कटौती। एक तरीके से बैंक उस बिल के बदले क्या देता है, लोन के रूप में देता है। ये तो था ऋण देना। दूसरा होता है अभिकर्ता, प्राथमिक कार्य हो गया। अब आते हैं अभिकर्ता संबंधी कार्य में। अभिकर्ता संबंधी कार्य में यही और भी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैंने वही बता रहे हैं। तो पहला है चेक, बिल, हुंडी आदि का भुगतान वसूल करना। ठीक है, मैंने यहाँ बताया बिलों की कटौती, यहाँ पे उसी का वसूल करना, मतलब जो बिल और चेक, जो हुंडी जो ग्राहक की ओर से होते हैं उसको वसूल करना होता है। और दूसरा बिल मैंने बताया, हुंडी लिखा हूँ, यहाँ हुंडी होगा। ठीक है, ग्राहकों के भुगतान प्राप्त करना। अभिकर्ता मतलब क्या होता है, एजेंट के रूप में, बैंक एजेंट के रूप में कार्य करता है। ग्राहकों के भुगतान प्राप्त करना, ग्राहक ने क्या कर दिया, एक चेक किसी के ऊपर या किसी कहीं से ग्राहक को कोई पैसा बाकी है, जो बैंक के ग्राहक होंगे उनका कहीं पैसा बाकी है, वो उस ग्राहक को चेक लिख के दे दिया दूसरा जिसके यहाँ बाकी था। तो ग्राहक क्या करेगा, उस चेक को बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक क्या करेगा, उस जिससे चेक प्राप्त हुआ होगा उसका पैसा, उसको चेक को उसके ग्राहक के अपने ग्राहक के अकाउंट में जमा करा देगा। इसका मतलब ग्राहक क्या कर रहा है, भुगतान प्राप्त कर रहा है, बैंक जो है ग्राहक के भुगतान प्राप्त कर रहा है। दूसरा साख पत्रों का भुगतान। साख पत्र में ही यही सब आ जाते हैं, चेक, बिल, हुंडी और भी बहुत सारी प्रतिभूतियाँ जो आती हैं साख पत्र में ही आती हैं, उनका भुगतान करना होता है। रकम का हस्तांतरण, कहीं किसी को पैसा भेजना होता है तो उसका भी हस्तांतरण करा जाता है, बैंक करता है। अभिकोपन, अभिकोपन का मतलब होता है एजेंट। ये सारे एजेंसी संबंधी कार्य एजेंट के रूप में कार्य करता है। अभिगोपन का मतलब होता है गारंटी। एक तरीके से बैंक क्या करता है, गारंटी लेता है, गारंटर के रूप में कार्य करता है। अगर किसी कंपनी के शेयर अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसके शेयर हैं, तो बैंक क्या करता है कि आपके शेयर बेचवाने का मैं अधिकार लेता हूँ। अगर मान लीजिए आपके शेयर में बैंक कहता भी है कि आपके शेयर बेचने का मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं इतने दिन में आपका शेयर बेच दूंगा। अगर नहीं बेच पाता हूँ तो वो शेयर मैं खुद खरीद लूँगा। तो ये काम जो करता है उसी को बोलते हैं अभिगोपन। तो बैंक क्या करता है, उस शेयर को बेच देता है, अगर नहीं बेच पाता है तो शेयर वो खुद खरीद लेता है, इसी को बोलते हैं अभिगोपन। वित्तीय सलाहकार, वित्तीय सलाहकार का मतलब होता है बैंक वो एक सलाह देता है कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ पैसा, कौन सा बिजनेस किया जाए, यही होता है वित्तीय सलाहकार। ठीक है, तो आगे चलते हैं विविध कार्य में। संपत्ति एवं मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा। संपत्ति एवं मूल्यवान वस्तु का मतलब क्या होता है, लॉकर्स जो होते हैं हमारी संपत्ति, जो मूल्यवान वस्तु में हमारे सोने चांदी हीरे जवाहरात आ जाते हैं, तो उसी की सुरक्षा, लॉकर्स की सुविधा भी प्रदान करता है बैंक। यात्री चेक की सुविधा, यात्री चेक का मतलब होता है अब कहीं आपको जाना है तो वहाँ पे अगर आप पैसे लेके जाते हैं तो रास्ते में कहीं छिनैती डकैती या कुछ भी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ से बचने के लिए बैंक क्या करता है, आपको यात्री चेक की सुविधा प्रदान करता है। जहाँ आपको जाना है, पैसे लेकर जाना है, जहाँ पैसे आपको देने हैं वहाँ आपके पास यात्री चेक होगा, आप डायरेक्ट उससे वहाँ जाके आप पैसा भुना सकते हैं। विदेशी विनिमय की व्यवस्था। विदेशी विनिमय, अगर बैंक क्या करता है, आपको अगर मान लीजिए कहीं विदेशी का व्यापार करना है तो वहाँ विदेशी विनिमय की ज़रूरत होती है, या कहीं आप घूमने जाते हैं वहाँ विदेशी विनिमय की ज़रूरत पड़ती है, मतलब वहाँ की पैसा हमको लेना होता है, वहाँ का पैसा हमको देना होता है। ऐसे कंडीशंस में बैंक क्या करता है, विदेशी विनिमय का कार्य भी करता है। साख का निर्माण। साख का निर्माण हमारे संबंध रखता है नगद साख से। मतलब क्या करता है, अगर किसी प्रकार का अगर बैंक लोन देता है तो इसका मतलब वहाँ साख का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये तो था सारा बैंक के कार्य। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर आप वीडियो पॉज करके इसका लिख सकते हैं अच्छे से। डायग्राम मैंने ऐसे ही बना दिया, आप लोग और अच्छे से बना सकते हैं। तो आगे चलते हैं बैंक के स्वरूप, इसको मिटा देते हैं। बैंक के प्रकार या स्वरूप।
बैंक के प्रकार या स्वरूप, थोड़ा सा लंबा है ये, बैंक के स्वरूप या तथा प्रकार। तो आगे चलते हैं बैंक के स्वरूप में। चलिए चलते हैं बैंक के स्वरूप या प्रकार में। तो बैंक के स्वरूप या प्रकार 10-11 ठो हैं। तो हम बस नाम लिखेंगे, कब इनका कौन सा काम करते हैं ये, और कब इस्टेब्लिश हुए हैं, बस इतना ही। तो चलिए देखते हैं बैंक के कार्य में। सबसे पहला जो बैंक है वो है केंद्रीय बैंक। थोड़ा सा हिस्ट्री बताते हुए चलेंगे यहीं पे। केंद्रीय बैंक, ठीक। दूसरा है केंद्रीय बैंक के बाद पहला आपने लिखा केंद्रीय बैंक, ठीक है। दूसरा है व्यापारिक बैंक, ठीक, व्यापारिक बैंक। तीसरा है औद्योगिक बैंक। सारा कुछ मैं बताता चलूँगा थोड़ा थोड़ा। औद्योगिक बैंक। चौथा है कृषि बैंक, कृषि बैंक, ठीक है। आगे चलते हैं कि कृषि बैंक के बाद देसी बैंकर, ठीक, देसी बैंकर। विनियोग बैंक, विनियोग बैंक। उसके बाद आते हैं इधर डाकघर बचत बैंक, डाकघर बचत बैंक। विदेशी विनिमय बैंक, फिर उसके बाद आता है विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं इसको हम। और उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक। और एक होता है आयात निर्यात बैंक, आयात निर्यात बैंक। तो ये है पूरा का पूरा बैंक के स्वरूप या प्रकार। तो सबसे पहला जो है केंद्रीय बैंक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। केंद्रीय बैंक क्या है, कैसे है, सब कुछ देखते हैं इसमें। तो चलिए देख लेते हैं केंद्रीय बैंक में। चलिए, तो सबसे पहला जो आते हैं बैंक के स्वरूप में, तो सबसे पहला है केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय बैंक हमारे भारत का केंद्रीय बैंक है RBI, RBI केंद्रीय बैंक। सबसे पहला हमारे भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसी के बारे में जानेंगे, केंद्रीय बैंक, क्योंकि हम अपनी सिलेबस में पढ़ रहे हैं, भारत का, विदेश का नहीं। तो केंद्रीय बैंक में सबसे पहला जो पॉइंट है RBI, मतलब हमारे देश का केंद्रीय बैंक का नाम RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसकी स्थापना के बारे में अगर देखा जाए तो स्थापना हम लिखेंगे सन 1935 में। रिजर्व बैंक की स्थापना मतलब सन 1935। एक्ट कब पारित हुआ था इससे संबंधित, तो सन 1934 में। एक्ट कब बना था, सन 1934 में। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो राष्ट्रीयकरण के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीयकरण जब हुआ था तो सन 1949 में हुआ था। तो ये तो था RBI के बारे में जानकारी। थोड़ा सा और बता देते हैं। RBI, अगर जब RBI नहीं था तो नोट निर्गमन का कार्य कौन से बैंक करते थे? जब RBI इस्टेब्लिश नहीं हुआ था तो नोट निर्गमन का कार्य हमारे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1921 में हुई थी। कैसे हुआ था? 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला के हुआ था, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। वो हिस्ट्री हमारे जब हम SBI पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो ये तो था RBI के बारे में।
आरबीआई स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना सन 1935। आरबीआई एक्ट कब बना था? सन 1934। या राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सन 1949। और इसी सन 1949 को हम बना दिया गया बैंकिंग नियमन अधिनियम। बैंकिंग सन 1949 को बना दिया गया बैंकिंग नियमन अधिनियम। बैंकिंग नियमन अधिनियम सन 1949। इसी के अधीन सारे बैंक, इसी अधिनियम के अधीन सारे बैंक कार्य करते हैं। तीसरा है व्यापारिक बैंक। तो व्यापारिक बैंक में कई सारे बैंक हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले लिख दे रहा हूँ SBI। तो आप लोगों ने सबसे जाना होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा शाखाएं इसी बैंक की हैं, SBI की। भारत में सबसे ज़्यादा शाखाएं SBI की हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं कि क्या है, कैसे है। तो अगर बोला जाए इसकी स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना सन 1956 में हुआ था। 55 या 56, सॉरी याद नहीं है, कंफर्म नहीं मालूम है, लेकिन जहाँ तक हमें उम्मीद है कि 55 में ही है। चलिए आगे चलते हैं। SBI की स्थापना सन 1956। माफ़ी चाहते हैं, सन 1955 है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। 1955 इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, इसको हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं, क्योंकि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के सन 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। तो ये स्थापना तो हम बोलते हैं, लेकिन होता नहीं, राष्ट्रीयकरण हुआ था, मतलब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके नाम रख के SBI कर दिया गया। तो बस इतना ही। तो आगे चलते हैं। इसमें है BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। व्यापारिक बैंक में ही आते हैं ये सब। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में विदेश में सबसे ज़्यादा शाखाएं किसकी हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की हैं। विदेश में सबसे ज़्यादा शाखाएं, मतलब विदेश में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाएं विदेश में सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये व्यापारिक बैंक में आते हैं, मतलब जितने राष्ट्रीयकृत हमारे मार्केट में या कहीं भी जो बैंक होते हैं वो व्यापारिक बैंक में ही आते हैं। तो तीसरा है औद्योगिक बैंक। डाकघर के बाद में आते हैं, पहले आते हैं औद्योगिक बैंक। औद्योगिक बैंक का मतलब होता है ऐसे बैंक जो क्या करते हैं, हमको उद्योग के लिए क्या करते हैं, ऋण प्रोवाइड कराते हैं या ऋण देते हैं, तो उसे औद्योगिक बैंक बोलते हैं। तो औद्योगिक बैंक में सबसे पहला हम लिखते हैं IDBI। उसके बाद है, इसको लिख लीजिए IDBI को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हाँ, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। मतलब उद्योग के विकास के लिए बैंक क्या करती थी, ऋण प्रोवाइड कराती थी। उसके बाद है औद्योगिक के बाद है ICICI, और उसके बाद है SFCs। तो इसका मतलब जान लेते हैं। सबसे पहला IDBI का मतलब होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ICICI का मतलब होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसी तरह IIBI का है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल IIBI का पूरा फिर से देख लीजिए, हाँ, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विनियोग बैंक, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरह SFCs का है स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो आगे चलते हैं कृषि बैंक में। तो कृषि बैंक में आगे है 3 हैं, तो कृषि बैंक में भी देख लेते हैं। कृषि बैंक में सबसे पहला आता है
सहकारी ऋण, सहकारी ऋण। दूसरा है सहकारी, सॉरी ऋण नहीं, बैंक, सॉरी बैंक के बारे में बता रहे हैं, ऋण लिख दिया मैंने, बैंक। दूसरा है भूमि बंधक या भूमि विकास बैंक, भूमि बंधक या भूमि विकास बैंक। तीसरा है लास्ट में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो कृषि बैंक क्या करता है? कृषि बैंक किसानों को ऋण देता है, कृषि बैंक किसानों को ऋण देता है। सहकारी बैंक वही काम करता है, मतलब किसी बैंक के अंतर्गत में सहकारी बैंक, भूमि बंधक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं। अगर इन तीनों बैंक का कार्य देखा जाए या मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो कृषि या किसानों की सहायता करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है, और ग्रामीण को विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों को विकास करना इनका मुख्य उद्देश्य है। इनका स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यही था। तो आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अपने आगे यूट्यूब चैनल पे फिर से आते हैं। औद्योगिक बैंक में, औद्योगिक बैंक सबसे पहला पॉइंट लिखा मैंने IDBI। तो IDBI का मतलब होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना सन 1956 में हुई थी, मैंने लिख दिया शॉर्ट में छोटा सा 1956। उसी तरह ICICI, तो ICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब सन 1955 इसकी स्थापना हुई थी। उसी तरह IIBI इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सन 1971 में। SFCs का स्थापना मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अदर स्टेट में अदर तरीके से अदर डेट को इस्टेब्लिश हुआ है, मतलब स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। आगे चलते हैं। कृषि बैंक, कृषि बैंक में आता है सहकारी बैंक, सहकारी बैंक में आते हैं कोऑपरेटिव बैंक आते हैं। तो इसमें क्या है ना, कृषि बैंक मतलब मैंने बताया था, कृषि बैंक में उन्हीं किसानों के लिए ऋण के लिए होता है, किसानों के लिए अधिकतर, या गांव के विकास के लिए जो बैंक होते हैं वही होता है, कृषि बैंक में आते हैं। जैसे भूमि बंधक बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है सन 1975 है, इसको लिख लीजिएगा, सन 1975। नाबार्ड की स्थापना जो है सन 1982 है। नाबार्ड का जो पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण एवं विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक लिख सकते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, फिर से देख लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, फिर से देख लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। उसी तरह आते हैं देसी बैंकर में। देसी बैंकर में है महाजन, साहूकार और सराफा व्यापार। ये देसी बैंकर उन्हीं लोगों के लिए जो गांव में जो लोग रहते हैं, जो उनके पास पैसे नहीं है कुछ भी करने के लिए, वो क्या करते थे, देसी बैंकर के माध्यम से लोन या उधार मांग लेते थे ब्याज के रूप में, तो वो आगे बढ़ने के लिए या कुछ भी जीवन यापन करने के लिए। तो ये था देसी बैंकर के बारे में। और भी बैंक सारे हैं, तो मैं अगले वीडियो में देखूंगा कि कितने सारे बैंक में, क्योंकि आज के लिए मेरा वीडियो यहीं तक है। तो अगले वीडियो में मैं पूरा फिर से बता दूंगा। ये जो बैंक मैंने लिखा है इसको बताना नहीं पड़ेगा, जो बचा है, जैसे बचा है डाकघर बचत बैंक बचा है, विदेशी विनिमय बैंक बचा है, विकास बैंक बचा है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक बचा है, आयात निर्यात और विनियोग बैंक, इन सारे बैंकों में अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों सभी का जो मेरे YouTube चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और भी लोगों से संपर्क करिए, बताइए उन लोगों को मेरे वीडियो के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।